हेलो 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 हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, चलिए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। हेलो 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 फ्रेंड्स, आज कल का हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हिंदी का वर्णमाला से संबंधित। और 10 क्वेश्चन में आपका खास करके वर्णमाला का टॉपिक हम लोग पढ़े थे, तो वर्णमाला से संबंधित ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और जितने भी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगभग कल था, वो 10 क्वेश्चन जो यहाँ हम सॉल्व करवाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम से वो क्वेश्चन पुट अप हुए थे और उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरह यहाँ पे हल करवाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट जो टॉपिक वाइज, देखिए हमारे हिंदी क्लासेस का सबसे खास बात ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी से संबंधित, उसी में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं अदर स्टेट में भी और अपने यूपी में भी, जहाँ से भी आप देखेंगे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर एक साल पूछा गया है। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताते हुए, उसका डिटेलिंग भी करते हुए, प्लस वो कहाँ पूछा गया है, किस सन में पूछा गया है क्वेश्चन और किस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये भी मैं साथ साथ बताती चलती हूँ। तो आइए, कल हम लोग 10 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आगे देखते हैं कि और वर्णमाला में और कितने क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं और जो पूछे गए हैं, खास करके जो पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हमारा क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर कहते हैं, ऑप्शन बी में स्वर कहते हैं, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी में अनुस्वार है। क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और आप लोग थोड़ा इसको गौर से देखिए और देखिए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो 4 दिया गया है उनमें क्या संबंध है। ठीक है, वो क्वेश्चन से संबंधित कौन से इसमें ऑप्शन सही हो सकते हैं। आप लोग एक बार एनालिसिस करिए, क्योंकि पिछले 3-4 क्लासों में हम बस वर्णमाला के बारे में विस्तार से बताए हैं और मैं ये उम्मीद तो थोड़ी सी कर ही सकती हूँ कि आप लोग कम से कम ये जो क्वेश्चन उठा हुआ है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, उसका ऑप्शन जो है आप लोग सही बता सकते हैं, क्योंकि बड़ा मेहनत से हम 4-5 क्लासेस लिए, उसमें हम विस्तार से पूरा पढ़ाए हुए हैं। तो थोड़ा सा तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग प्रयास करिए प्रश्न को हल करने का, और उम्मीद है कि आप लोग आंसर इसका सही दे सकते हैं। तो आप लोग देख के बताइए कि क्या है। मैं 2-3 सेकंड, देखिए 3 से 5 सेकंड का टाइम में आप लोग हिंदी का ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है उसको हल करने की कोशिश करिएगा। इससे ज़्यादा समय लेना उचित नहीं होगा ना, क्योंकि हम बहुत बारीकी से चीज़ों को पढ़ाए हैं, बड़ा विस्तार से बताए हैं आपको वर्णमाला। तो उसका आप ये जो क्वेश्चन है उसको हल करने का प्रयास करिए, बताइए कितना सही जा रहा है स्कोर आपका। 3 से 4 सेकंड का टाइम लेके बताइए आप लोग। तो आइए बताते हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे, ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा और इसका आंसर कुछ हद तक आप लोग सही ही दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। और ये पूछा गया है आपका 2018 में, ये क्वेश्चन 2018 में यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन उठा हुआ है एक यूपी ट्रिपल एससी में और ये 2018 में पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, व्यंजन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? हमारा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है, ए ऑप्शन में 6, बी ऑप्शन में 7, सी ऑप्शन में 8, डी ऑप्शन में 9। अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देखिए, इस क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करिए कि ये प्रश्न क्या रहा है और ये प्रश्न जो यहाँ पूछा गया है उसका ऑप्शन में किस चीज से संबंधित, ये क्वेश्चन किस से संबंधित है और कितना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग ऑप्शन में दीजिए, बताइए। 4-5 सेकंड बहुत है यार, ये चीज देख के आप लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि विस्तार में पढ़ाया गया है ये क्लासेस पूरा, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, जितने उठे हुए हैं सब क्वेश्चन किसी किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आप लोग देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, आइए मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 में उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, 6 भागों में किया जा सकता है। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण 6 भागों में किया जा सकता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमसे। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जा सकता है। बोलते समय, क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन में लिखा गया है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। हम जो बोलते हैं जैसे होता है अघोष, सघोष, है ना, अल्प प्राण, महाप्राण, ये हमारे मुख से मुख विवर्ग, अभी मैं पिछले क्लास में पढ़ाई हूँ, सब डिटेल में पढ़ाई हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं तो पिछली क्लास को एक बार फिर से देखिएगा, उसको स्पीड पे बढ़ा के देखिएगा कि उस क्लास में मैं पूरा विस्तार से बताई हूँ। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी है 4। आप चारों ऑप्शन और क्वेश्चन को देखिए, रिलेट करिए और रिकॉल करने की कोशिश करिए प्लीज। आप लोग बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है पिछली क्लास में और इसमें बहुत मेहनत की गई है, तो कम से कम इतना तो उम्मीद मैं करूंगी कि आप लोग कम से कम 2-4 ऑप्शन भी बना के अच्छे से सही करके दिखाइए और स्कोर आपका अच्छा हो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा सही है। सेकेंडों में क्वेश्चन हल करने की कोशिश करिए, आप लोग बहुत ज्यादा समय मत लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा 6। ठीक है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है जिसमें 6 है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस लैंग्वेज बदला हुआ है। इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो गया। ऑप्शन दोनों का सेम है, आंसर दोनों का सेम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आप लोग इस चीज का एनालिसिस करिएगा, दूसरी बार फिर से वीडियो देखिएगा और स्पीड पे बढ़ा के देखिएगा ताकि चीजों को अच्छे से आप लोग एक तरह से कहे तो कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े खास है, पूछे हुए क्वेश्चन है, मैं बार बार इस चीज को जोड़ दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर सी सही है और ये पूछा गया 2023 में, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी का, जो टीचर का होता है। ठीक है, जो टीचिंग का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है 2023 में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछ सकता है, संभावना बन सकती है कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर ए अक्षर, ऑप्शन नंबर बी वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण समूह, ऑप्शन नंबर डी है वर्णमाला। क्वेश्चन सामने है और उसके साथ साथ 4 ऑप्शन भी है आपके पास। आप एक बार देखिए इसको गौर से और इसको हल करने की कोशिश करिए। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए हों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए आप लोग और हल करने की कोशिश करिए बहुत कम से कम समय में। हो गया क्वेश्चन, आप लोग देख लिए, क्लियर हुआ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है अक्षर, ऑप्शन में है आपके अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह और वर्णमाला। ठीक है, ये आपके सामने है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला इसका ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बड़ी तेजी से आप लोग चलिए और हल करने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन काफी है और थोड़ा समय निकाल के आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपकी स्पीड बढ़ाइए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्वर के कितने प्रकार हैं। यहाँ पे स्वर की बात की गई है, स्वर और व्यंजन हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, बार बार कर रहे हैं, उसमें जाके आप लोग क्लास में प्लेलिस्ट में क्लासें पढ़ी है पूरी, उसमें जाके स्वर और व्यंजन को दोबारा से पढ़िएगा अगर आप यहाँ क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे तो। इतना तो उम्मीद करूंगी मैं कि आप यहाँ कम से कम क्वेश्चन नहीं गलत करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वर के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ठीक है, क्वेश्चन और ऑप्शन सामने है, प्लीज आप लोग हल करने की कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, ऑप्शन निकल के आ जाएगा। स्वर के कितने प्रकार हैं। ठीक है, स्वर के कितने प्रकार हैं, एक बार आप देख लीजिए। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एकदम फैक्ट है, ये तो बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन, स्वर के 2 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें क्या जटिलता है आप लोगों को।
बिल्कुल साधारण सा सामान्य सा, ये फैक्ट है एकदम, इसमें कोई इसमें बदलाव या फिर कोई अपडेटिंग का इशू तो है नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर 2 प्रकार के हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर दीर्घ प्लुत किसके प्रकार हैं? स्वर सॉरी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए में है संधि के प्रकार है, बी में है व्यंजन के प्रकार है, सी में है स्वर के प्रकार है, डी में कोई नहीं। क्वेश्चन और आंसर रिलेट करिए आप लोग और बताइए क्या सही है, इसमें पढ़ाया गया है सब। क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंडों में आप लोग हल करने की कोशिश करिए प्लीज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन देख लिए होंगे अच्छे से, ऑप्शन भी देख लिए होंगे और इसका आंसर भी दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके प्रकार है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वर के प्रकार है, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी सही है, स्वर के प्रकार है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन है हमारा, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा ए है, ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है क्रिया और डी ऑप्शन है विशेषण। इन 4 ऑप्शन को आप क्वेश्चन से रिलेट करिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। प्लीज आप लोग 3 से 4 सेकंड का टाइम लीजिए, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि इससे ज्यादा टाइम देने लायक क्वेश्चन नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन से रूबरू हो चुके हैं पहले कई एग्जामों में, उम्मीद है मुझे। तो आप लोग बताइए कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा। आइए मैं बताती हूँ। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? सॉरी कुछ मिस्टेक है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है ऑप्शन में, मैं फिर से इसको बता दे रही हूँ। ये स्वर है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और विशेषण और क्रिया है, तो इसमें जो संज्ञा और यहाँ स्वर कर लीजिए, इसका ऑप्शन स्वर सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा जो कि स्वर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है। सभी स्वर होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि सभी स्वर होते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहता है कि सभी स्वर हैं, कौन कौन से स्वर हैं, स्वर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हमारा दीर्घ, बी है अघोष, सी है महाप्राण और डी है अल्पप्राण। क्या क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं? सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सभी स्वर हैं कौन कौन से? दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण। चारों ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन देखिए, रिलेट करिए, आप लोग रिलेट करिए और बताइए कौन सा सही है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, अल्पप्राण। हमारा ऑप्शन डी सही है, अल्पप्राण। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन काफी है, थोड़ा तेजी से रहिए आप लोग ताकि ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न को हल कर सके, ठीक है। और हम प्रश्नों को एक बार अच्छे से टच कर लें ताकि उस प्रश्न से हम एक बार भी अगर गुजरे तो हमारे आंखों के सामने रहे तो हम उसको हल कर सके, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ह्रस्व स्वर कौन सा है? अब ऑप्शन नंबर ए में है अ, ऑप्शन बी में है आ, ऑप्शन सी में है ई, ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, उसका 4 ऑप्शन देखिए आपके सामने है और आप लोग बताइए रिलेट करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, ठीक है। बताइए जल्दी से, बहुत ज्यादा समय मत लीजिए आप लोग क्योंकि क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें ये जो है ऑप्शन ए सही है हम लोगों का। ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो ए है आपका। अभी इसके बारे में बता दे रहे, ए आ जो हुआ, ई हुआ, ये दोनों आपका संयुक्त में आ जाएगा, ठीक है। बड़ी ई और बड़ा आ जो है ये संयुक्त में आ जाएगा, ये आपका
ह्रस्व नहीं हो दोनों। ये ए ऑप्शन सही है जिसमें अ है, ह्रस्व स्वर कौन सा है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब आखिरी क्वेश्चन है, नहीं 10 नंबर क्वेश्चन है, भाषा हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन ए में 11, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 5, ऑप्शन डी में है 6। चारों ऑप्शन है और क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ गए हैं और हम 10वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही देंगे। काफी हद तक आप लोगों की संख्या और स्कोर बहुत सही जा रहा है। प्लीज आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को हल करिए और बताइए कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है या कितनी है। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख लिए होंगे। काफी हद तक आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या हमारी 4 है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, 4। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दीर्घ स्वर है, ऑप्शन है आपका ए आ, बी ऑप्शन में ओ, सी ऑप्शन में ए, डी ऑप्शन में ए। इन 4 ऑप्शंस को आप क्वेश्चन से रिलेट करिए और देख के बताइए कि कितना आपका स्कोर सही जा रहा है और इसका आंसर हमें बताइए। एक आखिरी क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग बताइए उसका आंसर कौन सा सही है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। दीर्घ स्वर है, इनमें से दीर्घ कौन है, बताने की कोशिश करिए प्लीज। प्लीज आप लोग बताइए। देखिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। दीर्घ जो होगा ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वो ज्यादा समय लेगा और जो ह्रस्व है वो कम समय लेगा। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, प्लुत जो है वो उसको संयुक्त कहेंगे और वो वेदों को पढ़ने के लिए प्लुत स्वर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। फिलहाल हिंदी व्याकरण में हम लोग हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ के बारे में ही पढ़ेंगे और उसी से प्रश्न भी उठते हैं और वही पढ़ा भी जाता है। तो दीर्घ स्वर है आपके आ, दीर्घ आ, ठीक है। बाकी बी और सी और डी जो है ये तीनों संयुक्त हैं आपके, ठीक है, संयुक्त, ये संयुक्त हैं आपके। ये आ जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। दीर्घ स्वर 11 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही है, आ, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। कल हम लोग के क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन लगभग थे जो कि हम लोगों ने हल किया और मैं उसका डिटेलिंग भी की हूँ, पूरा विस्तार में बताई हूँ। लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करना है। हम प्रयास करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस क्लास में टॉपिक पूरा हुआ उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएं। इतना क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोगों से प्रैक्टिस करवा दें कि किसी भी क्वेश्चन में हिंदी से सवाल गलत नहीं होने चाहिए। बड़ी मेहनत लग रही है, इस चीज को आप लोग अच्छे से पढ़िए। एक बार अगर क्लास पूरी हो जा रही है आप सेकेंड टाइम भी इसे स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस इज मैन इज द परफेक्ट मैन, ठीक है। तो आप लोग थियरी पढ़ लिए हैं क्लास में, पिछले क्लास में। अब इस क्लास में हम लोग 2 क्लासेस में लेती हूँ टॉपिक का प्रैक्टिस करवाने में। बस इतना क्वेश्चन आंसर उसमें हम प्रैक्टिस करवा देते हैं कि कोई क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा, नहीं छूटना चाहिए। आइए देखते हैं, 10 क्वेश्चन ये हो गया और 10 क्वेश्चन लगभग पिछली क्लास में है। टोटल 20 प्रश्न हम हल करवा चुके हैं। देखिए, अभी देखिए ये क्वेश्चन जितने भी हैं सब पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को खास स्तर पे यहाँ पे रखती हूँ ताकि ये क्वेश्चन जो भी हैं वो किसी न किसी एग्जाम में टपक सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा है, ये भी 2018 में पूछा है, यूपी SSSC में पूछा गया है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यूपी SSSC में पूछा गया है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी SSSC पूछा गया है 2012 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये भी पूछे गए हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित है। खास करके ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन और
जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। थियरी पढ़ने के बाद आप बहुत ज़्यादा थियरी के पीछे ना भागिए, क्योंकि चीज़ें जब हम लोग विस्तार से एक बार पढ़ चुके होते हैं टॉपिक, तो उस पे हमें दोबारा जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक बार से 2 बार बहुत है थियरी पढ़ने का। बाकी उसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं, कहाँ पूछते हैं और किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसे बाकायदा आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना से ज़्यादा हो सके। बाकी मैं 15-20 क्वेश्चन 2 क्लासेस लेने पड़े तो क्या मैं लूँगी यहाँ पे क्लासेस, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूँगी। अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग क्लास को एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और जो भी पॉइंट आपको समझ में ना आया अगले दिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए कमेंट। मैं उसको पूरा विस्तार से बताने का कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी, और जितना हो सके एफर्ट लगाऊंगी मैं यहाँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।